फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जीन नियमन यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी कि आणविक आधार पर वह क्रियाविधि जिसमें कोई जीन किसी जीव में अपने आप को लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप के रूप में एक्सप्रेस करती है, प्रकट करती है, जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन कहलाती है। यानी कि सीधी बात है कि एक लाइन में हम क्या समझ सकते हैं कि जीन का अपना प्रभाव या फिनोटाइप प्रकट करना जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। अब जीन अभिव्यक्ति का नियमन का मतलब क्या है कि उसका कंट्रोल का मतलब क्या है कि वह क्रियाविधि जिसमें कोई विशिष्ट जीन अभिव्यक्ति को बढ़ जाती है, यानी कि किसी विशेष जीन की अभिव्यक्ति बढ़ जाती है, जबकि कुछ जीन्स की अभिव्यक्ति या क्रियाविधि रोक दी जाती है। उस क्रियाविधि को बोलते हैं हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जिसमें कुछ जीन्स की जो क्रियाविधि है, एक्सप्रेशन है, वो बढ़ जाएगा और किसी का रुक जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? जीन अभिव्यक्ति का नियमन। अथवा कोशिका की आवश्यकता के आधार पर या डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसकी अवस्था के आधार पर यानी कि विकासीय अवस्था के आधार पर कुछ जीन्स की स्विच ऑन होना, कुछ जीन्स का स्विच ऑन होना यानी कि उनका काम करना, और कुछ जीन्स का स्विच ऑफ होना। क्या जो क्रियाविधि होती है उनके स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने की जो क्रियाविधि होती है उसे हम बोलते हैं जीन नियमन। यानी कि जिस क्रियाविधि से आवश्यकता के अनुसार कुछ जीन स्विच ऑन होती हैं यानी कि वो कार्य करती हैं, और कुछ जीन स्विच ऑफ होती है अर्थात वो काम नहीं करती, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीन नियमन। क्योंकि आवश्यकता के अनुसार हमेशा सभी जीन्स काम नहीं करती हैं, जब आवश्यकता होती है तभी काम करती है। आवश्यकता के अनुसार कुछ जीन्स काम कर रही होती है तो वो स्विच ऑन कंडीशन में होती है, जब कुछ जीन्स काम नहीं कर रही होती वो स्विच ऑफ कंडीशन में होती है। अब तो जीन नियमन जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। जीन रेगुलेशन, एक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव और एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है यानी कि ऋणात्मक का मतलब क्या है? इसमें जो इस प्रकार के नियमन में जीन्स अपने प्रभाव को तब तक अभिव्यक्त करती रहती हैं, यानी कि अपने आप को तब तक प्रकट करती रहती हैं जब तक कि उसकी क्रियाविधि को रोका नहीं जाता है। यानी कि वो अपना काम लगातार कर रही है, लेकिन कब तक करेगी? जब तक उसे रोका न जाए। यानी कि इसमें सिस्टम ऑन है और बाद में सिस्टम ऑफ होगा, यानी कि जीन काम कर रही है, स्विच ऑन कंडीशन में है और वो काम कर रही है, लेकिन जब उसको रोका जाएगा तो बाद में वो स्विच ऑफ होगी। इस प्रकार के नियमन में जो दमनकारी नियमन, इसका जो दूसरा नाम है, इस प्रकार के नियमन को हम दमनकारी नियमन यानी कि रिप्रेसिबल रेगुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह जो दमन होता है यानी कि जिसका रोकना होता है वो नियामक जीन के उत्पाद यानी कि जो रेगुलेटरी जीन है उसके उत्पाद के द्वारा होता है, जो रिप्रेशर कहलाता है, दमनकारी कहलाता है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव जीन रेगुलेशन इससे अपोजिट है। क्या? इस प्रकार के नियमन में जीन तब तक अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करती यानी कि प्रकट नहीं करती है। कब तक? जब तक कि उसे प्रेरित ना किया जाए, इंड्यूस ना किया जाए। इसमें स्विच ऑफ कंडीशन है शुरू में, और जब उसको इंड्यूस किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, तब वो स्विच ऑन कंडीशन में होंगी। और इस प्रकार के नियमन को इंड्यूसिबल नियमन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई सब्सटेंस उस जीन की अभिव्यक्ति को करने के लिए या प्रकट करने के लिए, उसकी क्रियाविधि को ऑन करने के लिए उसको प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। तो ऋणात्मक में जीन अपने प्रभाव को अभिव्यक्त करती रहती है। कब तक करती रहती है? जब तक उसे रोका ना जाए, यानी कि पहले स्विच ऑन कंडीशन है, बाद में जब वो रोका जाएगा तो स्विच ऑफ होगी। इसमें उल्टा है,
कि इस प्रकार के नियमन में जीन तब तक अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करती जब तक कि उसे प्रेरित न किया जाए, यानी कि पहले ये ऑफ है और फिर जो है ऑन हो जाएगा। अब जो यूकैरियोट्स है उनमें जीन की रेगुलेशन होता है, वो 4 स्तर पर होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन होता है और प्राइमरी ट्रांसपेरेंट यानी कि प्राथमिक अनुलेख बनता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए के बनता है, उस समय पहला कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, जब स्प्लाइसिंग होती है यानी कि प्रोसेसिंग लेवल पर, जब स्प्लाइसिंग और अन्य एडिशन होते हैं, कैपिंग और टेलिंग होते हैं, दूसरा कंट्रोल तब होता है। तीसरा कंट्रोल जब एमआरएनए केंद्रक से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है, तीसरा कंट्रोल तब हो सकता है। और चौथा कंट्रोल जब ट्रांसलेशन होता है यानी कि ट्रांसलेशन लेवल पर यानी कि अनुवादन लेवल पर। तो 4 लेवल पर यूकैरियोट्स में रेगुलेशन होता है। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर यानी कि अनुलेखन लेवल पर, सॉरी। उसके बाद दूसरा होता है जब प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग और अन्य एडिशंस होते हैं। तीसरा, जब एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है। चौथा, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन स्तर। अब प्रोकैरियोट्स में यानी कि असीम केंद्रकीय जीवों में जीन नियमन जो होता है वो ओपेरॉन सिस्टम यानी कि ओपेरॉन तंत्र द्वारा होता है। ओपेरॉन तंत्र को समझाने के लिए जैकब एंड मोनार्ड ने पेरिस के पोस्चर इंस्टीट्यूट में ई कोलाई में जीन नियमन के लिए ओपेरॉन तंत्र या ओपेरॉन सिस्टम को प्रस्तुत किया और इसके लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब ओपेरॉन वास्तव में है क्या? ओपेरॉन आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए का वह खंड होता है, वह पीस होता है जिस पर एक रेगुलेटरी जीन, एक प्रमोटर जीन, एक ऑपरेटर जीन और एक या एक से अधिक संरचनात्मक जीन्स होती हैं और ये सभी जीन्स मिलकर एक रेगुलेटरी यानी कि नियामक तंत्र, रेगुलेटरी सिस्टम की तरह काम करती है, अर्थात किसी की जीन्स की अभिव्यक्ति को कंट्रोल करती है। इसको बोलते हैं ओपेरॉन। तो ओपेरॉन डीएनए अथवा आनुवंशिक पदार्थ पर वह खंड होता है जिसमें एक रेगुलेटरी यानी कि नियामक जीन, दूसरी पी यानी कि प्रमोटर जीन यानी कि प्रमोटर यानी कि वर्धक जीन, ओ फॉर ऑपरेटर यानी कि प्रचालक जीन और संरचनात्मक जीन्स यानी कि स्ट्रक्चरल जीन्स जो एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। तो उसमें 4 प्रकार की जीन्स होती हैं, रेगुलेटरी, प्रमोटर, ऑपरेटर और संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर जीन। और ये सभी जीन्स, स्ट्रक्चर जीन एक से ज्यादा भी, और ये सभी जीन एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट, एक एकल नियामक तंत्र की तरह काम करते हैं और जीन अभिव्यक्ति को कंट्रोल करती है। अब ओपेरॉन तंत्र में जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है संरचनात्मक जीन यानी कि स्ट्रक्चरल जीन। जैसे लैक ओपेरॉन है ई कोलाई का। स्ट्रक्चरल जीन वे जीन्स होती हैं, वे पार्ट होते हैं डीएनए सेगमेंट्स का जो एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का या एंजाइम्स का संश्लेषण होता है। और ये संरचनात्मक जीन्स एक या एक से अधिक होती हैं और यानी कि जो एमआरएनए का संश्लेषण करके प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं वो जीन संरचनात्मक जीन कहलाती हैं जो एक या एक से ज्यादा हो सकती है। दूसरा, प्रचालक जीन यानी कि ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन के बराबर में प्रेजेंट होती है, एडजेसेंट होती है, पड़ोस में होती है और इस पर एक प्रोटीन जो रिप्रेसर कहलाता है कॉमनली वो आकर जुड़ता है और ये पाथ देती है, रास्ता देती है आरएनए पॉलीमरेज को। अगर ये ब्लॉक्ड होती है तो आरएनए पॉलीमरेज यहां से पास होकर स्ट्रक्चर जीन के पास नहीं जा पाता, जिससे एमआरएनए का संश्लेषण नहीं हो पाता, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता। इसका मतलब ये इसकी क्रियाविधि को कंट्रोल करती है स्ट्रक्चरल जीन्स की। इसके बाद है प्रमोटर जीन यानी कि वर्धक जीन। प्रमोटर जीन ट्रांसक्रिप्शन का इनिशियल लेवल है, इनिशिएशन पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है और इस पॉइंट पर, इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज जो एमआरएनए के संश्लेषण का मेन एंजाइम है
आरएनए पॉलीमरेज वो अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। लास्ट है रेगुलेटरी जीन यानी कि नियामक जीन। नियामक जीन जो होती है वो एक दमनकारी प्रोटीन बनाती है जो सामान्यतः जिसे हम रिप्रेशर बोलते हैं या दमनकारी बोलते हैं, और ये रिप्रेशर ऑपरेटर जीन ओ से जाकर बाइंड हो जाता है और ऑपरेटर जीन से बाइंड होने पर आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर जीन के पास नहीं जा पाता और एमआरएनए का संश्लेषण नहीं होगा और प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं हो पाता। अब ओपेरॉन के जो दो प्रकार है, एक इंड्यूसेबल और एक रिप्रेसेबल। प्रेरक यानी कि इंड्यूसेबल जो ओपेरॉन है, इंड्यूसेबल का मतलब क्या होगा कि इसमें नॉर्मली ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है, जैसे ये है पहले सिस्टम ऑफ है फिर ऑन हुआ है, नॉर्मली ये स्विच ऑन कंडीशन में रहता है और जब कोई सब्सटेंस आता है तो सब्सटेंस उस सिस्टम को ऑन करने के लिए या इस सिस्टम के द्वारा एंजाइम्स बनाने को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, इसलिए इसको प्रेरक इंड्यूसेबल बोलते हैं। और जो दूसरा वाला है यानी कि सदनात्मक सह-दमनात्मक यानी कि रिप्रेसेबल सिस्टम, ये उसका उल्टा होगा। उस कंडीशन में पहले सिस्टम ऑन रहेगा, लगातार एंजाइम बन रहा होगा, लेकिन उस सब्सटेंस जिसका कैटलाइज होकर सब्सटेंस बनना है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, उस प्रोडक्ट के बनने के बाद जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है एंजाइम की, तो वो सिस्टम फिर ऑफ हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रिप्रेसेबल सिस्टम। अब यहां पर हम ई कोलाई में लैक्टोज ओपेरॉन यानी कि LAC लैक ओपेरॉन का पढ़ने जा रहे हैं। लैक ओपेरॉन में सबसे पहले संरचनात्मक जीन ZYA 3 होती हैं, फिर ऑपरेटर जीन, फिर प्रमोटर जीन और फिर आई रेगुलेटरी जीन होती है। ZYA जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन 3 अलग अलग एंजाइम्स के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। पहले पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है और उससे अलग अलग एंजाइम, 3 एंजाइम्स होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज या दूसरा परमिएज या बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, और तीसरा ट्रांस एसिटाइलेज या बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है कि ये लैक्टोज का जल अपघटन करता है, लैक्टोज का जल अपघटन करता है। और इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है और इन्हें ई कोलाई बैक्टीरिया अपने ऊर्जा स्रोत यानी कि एनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर देता है। दूसरा एंजाइम होता है परमिएज। परमिएज नाम से हमें चल रहा है परमीएज, एज वर्ड तो लगाते हैं किसके लिए, एंजाइम के लिए। परमिएज जो वर्ड है यूज हुआ है परमिबिलिटी के लिए, मतलब पारगम्यता। पारगम्यता या परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी मेम्ब्रेन की वह क्षमता जो किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स को आने जाने देती है, परमिबिलिटी कहलाती है, पारगम्यता कहलाती है। ये एंजाइम बाहर से माध्यम से सेल के अंदर लैक्टोज के आने को या उसकी परमिबिलिटी को कंट्रोल करता है, पारगम्यता को कंट्रोल करता है, आने या जाने को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम है परमिएज। और ट्रांस एसिटाइलेज नाम से चल रहा है, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, एसिटाइल मतलब एसिटाइल ग्रुप। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे ट्रांसफर करती है, जिससे ये एक्टिव होता है। तो तीनों एंजाइम आवश्यक है इस मेटाबॉलिज्म के लिए। और इसमें संरचनात्मक जीन Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है, Y परमिएज बनाती है और A जो होती है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाती है। इसके बाद दूसरी है प्रचालक जीन यानी कि ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन
इन संरचनात्मक जीन के बराबर में प्रेजेंट होती है। इस पर एक रिप्रेसिबल प्रोटीन जो रेगुलेटरी जीन यानी कि नियामक जीन से बनता है वो आकर बाइंड होता है और ये आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है और आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं पहुंच पाता और एमआरएनए का संश्लेषण नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम्स का संश्लेषण नहीं हो पाता, सिस्टम ऑफ हो जाएगा। इसके बाद है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन वो जीन होती है जो ऑपरेटर जीन के पास होती है। ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन का प्रारंभिक स्थल होता है और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। इसके बाद रेगुलेटरी जीन आई का मतलब यहां पर क्या है, इंड्यूस नहीं है, यहां पर क्या है, इनहिबिट करना है, क्योंकि ये जो प्रोटीन इसका है वो यहां पर जाकर इसको रोक देती है, इनहिबिट करती है, दमन करती है, इसका नाम है आई, रेगुलेटरी जीन आई। ये एक प्रोटीन बनाती है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेशर यानी कि दमनकारी, और ये दमनकारी प्रोटीन अब ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाती है और आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रुक जाता है। जब ये इससे बाइंड नहीं होगा तब ऑपरेटर जीन इसके रास्ते को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और पी जो होता है, जो पॉलीमरेज होता है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, वो स्ट्रक्चरल जीन के पास पहुंच जाएगा और पहुंचकर वहां पर एमआरएनए का संश्लेषण करेगा और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अब इसकी क्रियाविधि, अब हमें समझ में क्या आना चाहिए कि हमें जो एंजाइम है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइडेज, इन सब की आवश्यकता कब है? जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित हो। क्यों? क्योंकि अगर माध्यम में लैक्टोज ही नहीं है तो इन एंजाइम की आवश्यकता कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही लैक्टोज आएगा वो यूज करने के लिए क्या होगा कि वो लैक्टोज सेल के अंदर आएगा और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा, क्योंकि ये डाइसैकेराइड होता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अब बैक्टीरिया यूज कर लेगा अपने एनर्जी सोर्स के रूप में, यानी कि ऊर्जा स्रोत के रूप में। लेकिन अगर वो अंदर है ही नहीं तो इन एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती। तो जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सिस्टम उसका ऑफ रहता है। कैसे? जब माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होता है, अब इसमें जो लैक्टोज होता है वो इंड्यूसर की तरह काम करेगा, लेकिन वास्तव में एक इसका समावयवी यानी कि आइसोमर एलोलैक्टोज इसका रियल इंड्यूसर होता है। जब माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो रेगुलेटरी जीन आई एक प्रोटीन बनाती है जिसे हम बोलते हैं रिप्रेशर यानी कि दमनकारी, और ये रिप्रेशर प्रोटीन अब ऑपरेटर जीन से जाकर बाइंड हो जाता है। ऑपरेटर जीन से बाइंड होने से आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर जीन से निकलकर स्ट्रक्चरल जीन्स के पास नहीं पहुंच पाता, जिससे एमआरएनए का संश्लेषण नहीं हो पाता, एमआरएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और एमआरएनए के संश्लेषण ना होने से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन या एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसके बाद इससे क्या होगा, सिस्टम अब ऑफ है। क्यों ऑफ क्यों है? क्योंकि अब लैक्टोज नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ही माध्यम में लैक्टोज आ जाता है तो परमिएज क्या काम करता है कि इस लैक्टोज को जो थोड़े से अमाउंट में पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि परमिएज जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होती है जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, तो परमिएज क्या करेगा, थोड़ा सा लैक्टोज तुरंत ही अंदर डाल देगा और जैसे ही वो लैक्टोज अंदर जाएगा सेल के, वो लैक्टोज इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। अब लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर कहलाता है। यहां पर इंड्यूसर क्यों कहला रहा है? क्योंकि वो सिस्टम को ऑन करने के लिए इंड्यूस कर रहा, प्रेरित कर रहा है। तो लैक्टोज इंड्यूसर हो गया, रिप्रेशर के साथ जुड़ जाएगा तो कौन बनाएगा, रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाती है हम उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अब ये इंड्यूसर हो गया, लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर। वास्तव में इंड्यूसर कौन है, एलोलैक्टोज। क्या लैक्टोज इंड्यूसर हो गया, रिप्रेशर ये, तो अब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। और जैसे ये लैक्टोज इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये इनएक्टिव टाइप का हो जाएगा और ये अब यहां पर कॉम्प्लेक्स ओपन नहीं बन पाता है, यानी कि अब रिप्रेशर इससे जाकर बाइंड नहीं हो पाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक नहीं हो पाता है। जब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहां से निकलकर स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ जाता है और यहां जाकर अब एक पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का संश्लेषण करता है। पॉली माने बहुत सारे,
सिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है सिस्ट्रॉन, वह पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है वो क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है, या एक जीन जो होती है वो सिस्ट्रॉन कहलाती है, जो मेन पार्ट होता है जिस पर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए प्रोकैरियोट्स में बनता है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इसकी इंफॉर्मेशन भी है, इसकी इंफॉर्मेशन भी है, इसकी इंफॉर्मेशन भी है। यूकैरियोट्स में एक जीन की एक इंफॉर्मेशन के लिए एक ही एमआरएनए बनता है सामान्यतः। अब पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का संश्लेषण हो जाएगा। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये परमिएज और ट्रांसलाइजेज तीनों प्रकार के एंजाइम संश्लेषित हो जाएंगे और सिस्टम ऑन हो जाएगा। पहले सिस्टम ऑफ था, सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो यानी कि जो ई कोलाई है उसमें जो लैक्टोपेरॉन है वो पहले ऑफ रहता है, फिर ऑन होता है। जब माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होगा सिस्टम ऑफ, और फिर जब लैक्टोज आ जाएगा तो सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो रेगुलेटरी जीन आई एक प्रोटीन बनाता है, इसे रिप्रेशर बोलते हैं। रिप्रेशर ऑपरेटर जीन ओ से जाकर बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो स्ट्रक्चरल जीन्स के पास नहीं पहुंच जाता। नो एमआरएनए का सिंथेसिस, यानी कि एमआरएनए का संश्लेषण नहीं हो पाता, जिससे एंजाइम, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसके बाद सिस्टम ऑफ रहेगा, लेकिन जब माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो परमिएज लैक्टोज को अंदर डाल देगा, यानी कि उसकी परमिबिलिटी को बढ़ जाएगी मेम्ब्रेन की, इससे लैक्टोज अंदर चला जाएगा। लैक्टोज रिप्रेशर से जुड़ के क्या बनाएगा, रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स ओ से बाइंड नहीं हो पाता। जब सिस्टम पर ये ऑपरेटर बाइंड नहीं हो पाता तो आरएनए पॉलीमरेज पी से निकलकर यहां तक पहुंच जाता है स्ट्रक्चर जीन में। पहले एक एमआरएनए बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, और फिर ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज बन जाते हैं और सिस्टम ऑन हो जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।